केंद्र सरकार ने अपने पहले बजट में जोर दिया था बुनियादी आर्थिक ढांचे को मजबूत बनाने पर। साथ ही साथ सरकार ने स्मार्ट सिटीज का नया मंत्र भी लोगों को सुनाया था, उनके सामने रखा था। कंस्ट्रक्शन में एफडीआई नियमों को सरल किया गया और घर खरीदारों के लिए होम लोन रीपेमेंट पर मिलने वाली टैक्स की छूट को थोड़ा बढ़ाया गया। ये कुछ ऐसे कदम थे जिनसे लोगों में उम्मीद जागी, जो इस बार के बजट के साथ बरकरार है। क्या इस बार का बजट एक आम इंसान के लिए मकान खरीदना सरल बनाएगा? क्या रियल एस्टेट सेक्टर को किफ़ायती मकान बनाने के लिए सरकार सही दिशा दिखाएगी? इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुदस्सर जैदी, जो कि नेशनल डायरेक्टर हैं रेजिडेंशियल एजेंसी नाइट फ्रैंक इंडिया। साथ ही हैं प्रशांत सोलोमन, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं चिंतल्स इंडिया के और मेंबर गवर्निंग काउंसिल हैं क्रेडाई एनसीआर के। आप सबका स्वागत है। शुरुआत आपसे करते हैं मुदस्सर। आपसे ये जानना चाहेंगे कि इंडस्ट्री की तो कई उम्मीदें होंगी, पर मैं आम आदमी की उम्मीदों से पहले शुरुआत करना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है इस बार आम आदमी की उम्मीदों को पे कुछ खरा उतर सकता है बजट, या अगर उम्मीद रखें तो किस तरह की उम्मीद रखें? देखिए, आम आदमी की उम्मीदें जो हैं वो एक ही हैं कि उनको सस्ता घर मिले। अब वो किस तरीके से सस्ता हो सकता है, वो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक है कि जो होम लोन अवेलेबिलिटी होती है, गवर्नमेंट कुछ उस पर करे कि जो ब्याज दरें हैं वो थोड़ी बहुत कम हो। दूसरा जो है वो आपको टैक्सेशन में कुछ बेनिफिट दिला सकें। तो आपके जो एग्जेम्पशंस अवेलेबल हैं आज की डेट में तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक आपको छूट मिलती है अपने इनकम से, वो बढ़ा के कुछ 2.5 लाख 3 लाख तक कर दें। उसमें आप दिला सकते हैं छूट, जिस वजह से घर लेना आसान हो जाएगा। दूसरा उम्मीद ये है कि गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पर ख़र्च करेगी, जिससे अगर इंसान थोड़ा दूर भी रहना चाहे और दूर रह के काम की जगह पर आना चाहे तो वहाँ आसानी से पहुँच सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक और तरीक़ा है कि जिस वजह से कुछ इलाक़ों में प्राइसेस बहुत ज़्यादा अगर ना अवेलेबल हो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर स्प्रेड आउट हो इंफ्रास्ट्रक्चर और दूर से आदमी आ सकता है काम करने के लिए आसानी से या रीज़नेबल टाइम में, तो डेफिनेटली प्राइसेस जो हैं वो नॉर्मलाइज रह सकते हैं। तो कंज्यूमर की हमने बात कर ली, जो लोग ख़रीदना चाहते हैं उनकी बात की। तो अब इंडस्ट्री के नज़रिए को जानने के लिए प्रशांत आपसे जानना चाहेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी टॉप 3 मांगे क्या होंगी, विश लिस्ट क्या है आपकी, तो क्या होगी वो बजट से? मेरा टॉप 3 विश लिस्ट में ये होगा कि सबसे पहले रियल एस्टेट को इंडस्ट्री स्टेटस मिलना चाहिए। उससे ये है कि जो हमें फंडिंग मिलती है बैंक से वो भी कम इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, तो उसका जो फ़ायदा है वो आगे हम अपने कंज्यूमर पे पास ओवर कर सकते हैं। सेकंड ये है कि जो अप्रूवल प्रोसेसेस हैं उनको स्ट्रीमलाइन करना चाहिए और आसान करना चाहिए। और हमने कई बार मांगा है कि एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम होना चाहिए, जिसमें कि आपको सारे जो अप्रूवल्स हैं वो एक ही जगह से मिले। क्योंकि आप देखते हैं कि प्रोजेक्ट्स में कई बारी डिलेज़ होती हैं, वो डिलेज़ ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों में होती हैं कि अप्रूवल प्रोसेस मिलना बड़ा टीडियस काम है, बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पास जाना चाहिए, जैसे जाना पड़ता है, जैसे एनवायरनमेंट हो गया, माइनिंग हो गया, एट्सेट्रा। तो ये सारे चीज़ें एक ही विंडो के अंदर लाया जाए, जिससे अप्रूवल प्रोसेसेस ज़्यादा आसानी मिले और हमें बिज़नेस करने में ज़्यादा आसानी मिले। अच्छा, तीसरा चीज़ हम ये कहते हैं कि जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग की हम बात करते हैं, अगर कोई भी डेवलपर अफोर्डेबल हाउसिंग में शामिल होना चाहता है तो उसको कोई ना कोई इंसेंटिव मिलना चाहिए, क्योंकि ज़मीन का भी दाम काफ़ी है और अप्रूवल्स का भी दाम काफ़ी है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गए हैं बहुत सारे पिछले कुछ सालों में। तो अगर हमें अफोर्डेबल हाउसिंग का जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग बाय 2022, ये एक चीज़ करने के लिए जो कई रिपोर्ट्स में हमें दिखा है कि इसमें $4 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट होगा ये चीज़ को एक्चुअली करने के लिए। अब $4 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि हमारा जो बिज़नेस करने का तरीका है, अप्रूवल्स प्रोसेसेस, इसको बहुत आसान करना पड़ेगा। और हमने ये भी प्रपोज़ किया है कि जिस तरीके से हमारे पास SEZs हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स,
हमने एक प्रपोज़ल दिया है सरकार को कि एक एयरेज करके भी एक चीज़ शुरू करना चाहिए, जैसे अफोर्डेबल रियल एस्टेट जोन्स। अब उन चीज़ों के उस जोन के अंदर जो हमारे FAR के नॉर्म्स हैं, हमारा जो जैसे जैसे टैक्सेशन नॉर्म्स है, वो कुछ रिलैक्सेशन अगर हमें मिले तो फिर हम अफोर्डेबल हाउसिंग में काफ़ी मतलब बना सकते हैं। लेकिन जब तक डेवलपर्स को कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा तब तक बहुत मुश्किल है इस चीज़ को करने के लिए। बिल्कुल, जब तक इंसेंटिव नहीं मिलेगा तो आप लोग क्यों उसमें हाथ डालेंगे। मुदस्सर, अफोर्डेबल हाउसिंग, मकान बनाना ही काफ़ी नहीं है, मकान ख़रीदने के लिए ख़रीदार को इनेबल करना भी ज़रूरी है, जिसमें आप होम लोन की बात ज़ाहिर तौर पर कर रहे थे। यहाँ मैं होम लोन की अगर बात करूँ और साथ ही अगर जो ख़रीद भी लेते हैं तो उसके बाद जो टैक्सेशन, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, ये सब जो खर्चे होते हैं, आप क्या मानते हैं आज की डेट में एक ख़रीदार के लिए मकान ख़रीदना बहुत ज़्यादा महंगा सौदा नहीं है? देखिए, एक तो वैसे ही मकान के दाम बहुत ज़्यादा एटलीस्ट बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। उसके अलावा आपको अलग अलग तरह के टैक्सेस पे करना पड़ते हैं। वैट है, सर्विस टैक्स है, स्टैम्प ड्यूटी है, रजिस्ट्रेशन है, अलग अलग तरह के ऊपर से अब सब जगह के रेडी रेकनर रेट्स बढ़ गए हैं। हमने बॉम्बे में देखा, बेंगलुरु में देखा, दिल्ली में सर्कल रेट्स, तो ये सब भी बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपके ओवरऑल कॉस्ट मैंने कहा बढ़ते जा रहे हैं। जो रेडी रेकनर उसको दिखाता है कि बढ़ रहे हैं, उस पर आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना है। इसके अलावा मैंने कहा कि मल्टीपल तरह के टैक्सेस हैं जो पे करना पड़ते हैं। तो आज की रेट में तकरीबन 10 से 12% के आसपास का आपको प्रॉपर्टी कॉस्ट से के ऊपर आपको टैक्सेस पे करना पड़ते हैं। तो जहाँ पर आप गवर्नमेंट हाउसिंग फॉर ऑल की बात कर रही है और चाह रही है कि अफोर्डेबल हाउसिंग हो, तो वहाँ पर या तो किसी तरह का अलग सिस्टम लाए, स्लैब सिस्टम लेके आए कि अगर अफोर्डेबल हाउसिंग के सेगमेंट में आता है तो वहाँ कुछ कम टैक्सेस हों, और उस हिसाब से जो पे कर सकता है और ज़्यादा महंगा ख़रीदना चाहता है वो ज़्यादा पे करे। इस तरह से हमने और दूसरी जगहों पे कुछ डेवलप कंट्रीज़ में भी इस तरह का सिस्टम देखा है। तो इस तरह का रादर देन कोई एक फ़्लैट सिस्टम रखने के बजाय कोई अगर वेरिएबल सिस्टम लेके आएँ कि जिससे अफोर्डेबल सेगमेंट को बूस्ट मिले, उससे मेरे हिसाब से डेफिनेटली काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। जी, लोगों को ख़रीदने के लिए भी आपको उनको इंसेंटिव देना होगा, क्यों आखिर वो ख़रीदें। यहाँ पर प्रशांत, आपको क्या लगता है हाउसिंग फॉर ऑल का मुद्दा, क्योंकि अब मुदस्सर ने वो जुमला उठा ही दिया है तो उसको हाउसिंग फॉर ऑल 2022 जो हम सुनते आ रहे हैं बार बार, लेकिन उसका कोई अभी तक हमें अच्छी तरह से रोड मैप नहीं देखने को मिला। उसकी बजट एलोकेशन किस तरह की होनी चाहिए, ये सब, और साथ ही किस तरह से उसमें आप लोग हिस्सेदार बन सकते हैं, आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि ये जो हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम जो प्रपोज़ किया गया है, ये एक तो ये पूरी ना तो सरकार कंप्लीट 100% और ना कंप्लीट प्राइवेट सेक्टर से हो सकता है। ये होगा एक PPP टाइप मॉडल में, और इसके अंदर कई मतलब आइडियाज़ हैं कि अगर जैसे मैंने अभी बोला था, जैसे AREZ अगर इस टाइप का कोई चीज़ बनाया जाए जिसमें वो जोन के अंदर सिर्फ अफोर्डेबल रियल इस्टेट, अच्छा सेकेंडली इट्स सिर्फ अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं, अफोर्डेबल रियल इस्टेट, मतलब उसके अंदर कमर्शियल्स भी होंगे, स्कूल्स भी होंगे और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा। अब ये इस चीज़ को लाने के लिए, जैसे मैंने कहा, एक तो डेवलपर्स को कोई ना कोई इंसेंटिव मिलना चाहिए, जैसे कोई टैक्स बेनिफिट होना चाहिए, या अगर आप कोई AREZ में कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो उसके अंदर थोड़ा सा सब्सिडाइज रेट पे हमारे को कुछ चीज़ें मिल जाए, मतलब कुछ इस टाइप के आइडियाज़ हैं जो जिससे ये चीज़ हो सकता है। सेकेंडली एक और चीज़ जो है, अभी जैसे गवर्नमेंट ने रीट्स इंट्रोड्यूस करे थे, अब रीट्स जो है अभी सिर्फ कमर्शियल सेक्टर के लिए लागू है। हम ये कहते हैं कि रीट्स को आप रेजिडेंशियल में भी करिए, ताकि अगर लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो जो इन्वेस्टमेंट आप रीट में कर रहे हैं, वो रीट जो है वो रेजिडेंशियल सेक्टर के अंदर भी शामिल हो सकता है। और जैसे इसके अंदर जैसे मैंने कहा कि प्राइवेट पब्लिक मॉडल ही होगा। जैसे हमने जो प्रपोज़ किया है वो ये है कि सरकार जो है वो मतलब ज़मीन जो है वो सरकार की रहेगी, और वो आगे जैसे डेवलपर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके डेवलपर्स बनाएंगे, और वो उससे क्या है कि वो रीच से भी पैसा यूज़ हो सकता है उसको डेवलप करने के लिए। तो ऐसे कई तरीके हैं जिससे ये चीज़ हो सकता है, लेकिन इसमें
इसको करने के लिए हमारे को पूरा जो अभी हमारा बिज़नेस का करने का सिस्टम है वो कम्प्लीटली ओवरहॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे मतलब हर चीज़ के लिए अगर अप्रूवल्स के लिए इतना टाइम लगता है तो बहुत मतलब मुश्किल होगा कि 2022, क्योंकि आप ये भी देखिए 2022 तक हाउसिंग तैयार करने के लिए इसका मतलब ये है कि आपको 3 साल पहले ही कंस्ट्रक्शन शुरू करना पड़ेगा। अगर आप एवरेज देखते हैं 3 साल लगते हैं, तो 2022 तक अगर हाउसिंग तैयार होगी इसका मतलब 2019 तक आपका कंस्ट्रक्शन शुरू होना है। उससे पहले आपके सारे अप्रूवल्स, फंडिंग वगैरह वगैरह वो जो भी है वो सब इन प्लेस होना चाहिए। लेकिन यस, ये हो सकता है, बट इसके लिए बहुत सीरियस तरीके से बैठना पड़ेगा सरकार को और प्राइवेट सेक्टर को, और दोनों मिलकर इसका प्लानिंग करके इसमें तभी होगा ये। यानी कि 4 साल के अंदर एक क्रांति लानी होगी ताकि कंस्ट्रक्शन शुरू हो और उसके बाद फिर फुल स्पीड पे काम करके देना होगा। सुनने में बहुत मुश्किल लगता है, मुझे लगता है बहुत जल्दी का टारगेट बना दिया। खैर वो देखेंगे हम आगे जा कर के 2022 में क्या होता है। एक बड़ा मुद्दा हमारे लिए ख़ास तौर पे होम बायर्स के लिए वो है डिस्प्यूट रिड्रेसल का। आप इसके लिए कभी भी नहीं होता कि कुछ पैसा उसके लिए अलग से रखा जाए, कोई कुछ प्लानिंग उसकी की जाए, उसका कोई सेटअप हो। आपको क्या लगता है मुदस्सर, अब वक्त आ गया है कि इसके ऊपर भी थोड़ा गौर किया जाए? देखिए, अगर हाल ही में देखें तो काफ़ी ऐसे केसेस निकले हैं जहाँ पर कंज्यूमर एक्टिविज़म बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और हमने गुड़गांव में भी देखे हैं केसेस, नोएडा में देखे हैं, जहाँ पे जहाँ जहाँ जो प्रोमिसेस नहीं पूरे हुए थे या जो कमिटमेंट दिया था और उससे कुछ अलग हुआ है, उस पर काफ़ी ज़्यादा पब्लिक में आक्रोश रहा है। और आज जो है काफ़ी आसानी के तरीके से लोग जो हैं एकजुट हो पा रहे हैं। सोशल मीडिया उसमें काफ़ी एक्टिव रोल प्ले करता है, टेक्नोलॉजी काफ़ी एक्टिव रोल प्ले करता है लोगों को एकजुट करने के लिए। तो उसमें काफ़ी एक्टिविज़म बढ़ रहा है। दूसरी तरफ हमने देखा है कि कई केसेस में, जैसे कंपटीशन कमीशन ने भी कई ऐसे केसेस उठाए हैं जहां पर कंज्यूमर्स के फेवर में, तो ये डेफिनेटली बढ़ रहा है। और आगे जाके ज़रूरत है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो बहुत दिनों से बातचीत चल रही है कि रेगुलेटरी बिल लाएं और उसके अंदर हर चीज़ जो है वो, हर एस्पेक्ट जो है वो रेगुलेट किया जाए, उसकी डेफिनेटली बहुत ज़रूरत है। आई थिंक काफ़ी सालों से बातचीत चल रही है, अब टाइम है और गवर्नमेंट के पास मैंडेट है इसे लागू करने का, और बहुत ज़रूरत है और डिमांड है इसका कि लाया जाए। मेरे हिसाब से जल्द से जल्द जो है, चाहे इस बजट में या इसी बजट सेशन में आए तो ज़्यादा डेफिनेटली अच्छा होगा। तो जहाँ तक इसकी बात है, मुझे तो लगता है बजट सेशन में शायद हमें लैंड एक्विजिशन बिल पे ज़्यादा गौर होता हुआ नज़र आए। लेकिन आप क्या मानते हैं प्रशांत, क्योंकि अगर ये रेगुलेटर आता है तो लोगों के अंदर आत्मविश्वास आएगा और शायद जो खरीदने से बच रहे हैं वो माइंडसेट बदलता हुआ नज़र आए, तो प्रॉपर्टी बाज़ार को पूरा फ़ायदा ही पहुँचेगा नहीं? अंजलि, इसके अंदर एक चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट्स जो डिले काफ़ी हुए हैं इस पूरे मतलब नॉर्थ इंडिया ख़ास तौर से, लेकिन वो क्यों हुई हैं? मतलब अब जो कंज्यूमर्स के सामने ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट्स जो डिले होते हैं वो हमेशा डेवलपर की वजह से नहीं होते हैं, बल्कि मैं आपको बताऊं ज़्यादातर और फैक्टर्स से होते हैं। जैसे एक मैंने आपको बताया अप्रूवल्स। अब कई बार यहाँ ये सिस्टम है कि आपको जब तक एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं मिलता है तो आप बिल्डिंग बनाना शुरू नहीं कर सकते हैं। अब इस टाइप की चीज़ें हैं, एक तो ये है। सेकेंडली हमारे लीगल एस्पेक्ट्स कई हैं। अब आप देखते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे, एक एग्जांपल देता हूँ, वहाँ पे डिले क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ लीगल प्रॉब्लम्स, लीगल हर्डल्स। तो इसमें आप ये देखिए, एक तो ये जैसे आप रेगुलेटर की आप बात कर रहे हैं, रेगुलेटर बिल के अंदर इसको अगर सक्सेसफुल बनाना है और इसको अगर एक्चुअली कंज्यूमर्स को फ़ायदा लेना है इस बिल से, इसके अंदर सिर्फ डेवलपर्स को नहीं, इसके अंदर जो सरकारी एजेंसीज़ हैं इनको भी इस बिल के अंदर शामिल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ये देखो कि अगर एक एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने कहा है कि आप 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में आपको देंगे क्लियरेंस, तो दे हैव टू गिव दैट। अगर वो 1.5 साल लगाते हैं तो इसमें डेवलपर की कोई गलती नहीं है। तो जब तक सरकारी एजेंसीज़ भी इस बिल के अंदर, रेगुलेटरी बिल के अंदर भी शामिल नहीं है,
तो इस बिल का कोई फ़ायदा नहीं है।